बुलेटिन के पेश करता है काकाजी वेडिंग मॉल वुमेन्स एक्सक्लूसिव, मोती गली, चौमोहल्ला पैलेस रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। आइए बीबीएन न्यूज़ की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मन की बात प्रोग्राम में किया हैदराबाद की बोयनपल्ली सब्जी मार्केट का जिक्र। बची हुई सब्जियों से बिजली की तैयारियों को बताया काबिल मिसाल। असदुद्दीन ओवैसी ने नथुराम गोडसे को बताया आजाद भारत का सबसे पहला टेररिस्ट। कहा, उस वक्त की कांग्रेस हुकूमत अगर कराती सही तहकीकात तो आज आरएसएस के कई बड़े लीडर होते जेल में। तेलंगाना के शहर आरमूर के नुमाइश ग्राउंड में कांग्रेस का राजीव गांधी रैतु भरोसा दीक्षा प्रोग्राम। रेवंत रेड्डी ने केसीआर और मोदी सरकार को बनाया शदीद तनकीद का निशाना। हैदराबाद में टीआरएस को मिली मजबूती। वाल्मीकि मेथर समाज के लीडर धर्मवीर सिंह ने दर्जनों अफराद के हमरा ज्वाइन की टीआरएस पार्टी। तेलंगाना भर में 5 साल की उम्र तक के बच्चों को पिलाए गए पोलियो ड्रॉप्स। 3 दिनों की मुहिम की शुरुआत। सत्यवती राठौड़ और टी श्रीनिवास यादव ने भी लिया हिस्सा। बच्चों को पिलाए पोलियो ड्रॉप्स। और शहर हैदराबाद के इलाके किशन बाग में आवारा कुत्तों के हमले में एक मासूम की हो गई मौत। जीएचएमसी की लापरवाही को लेकर अवाम में गुस्सा। एमएलए मौजम खान ने मुतासरा फैमिली से की मुलाकात। और पेश है खबरों की तफसील। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मन की बात प्रोग्राम में हैदराबाद की बोयनपल्ली सब्जी मार्केट की सताइश की, जो बची हुई सब्जियों से बिजली की तैयारी करते हुए कमाई कर रही है। मोदी ने कहा कि बोयनपल्ली सब्जी मंडी का कचरा अब दौलत में तब्दील हो रहा है। हैदराबाद के बोयनपल्ली में एक स्थानीय सब्जी मंडी किस तरह अपने दायित्व को निभा रही है, ये पढ़कर भी मुझे बहुत अच्छा लगा। हम सब ने देखा है कि सब्जी मंडियां में अनेक वजहों से काफी सब्जी खराब हो जाती है। ये सब्जी इधर-उधर फैलती हैं, गंदगी भी फैलाती हैं। लेकिन बोयनपल्ली की सब्जी मंडी ने तय किया कि हर रोज बचने वाली इन सब्जियों को ऐसे ही फेंका नहीं जाएगा। सब्जी मंडी से जुड़े लोगों ने तय किया इससे बिजली बनाई जाएगी। बेकार हुई सब्जियों से बिजली बनाने के बारे में शायद ही आपने कभी सुना हो। यही तो इनोवेशन की ताकत है। आज बोयनपल्ली की मंडी में पहले जो वेस्ट था, आज उसी से वेल्थ क्रिएट हो रही है। यही तो कचरे से कंचन बनाने की यात्रा है। वहां हर दिन करीब 10 टन वेस्ट निकलता है। इसे एक प्लांट में इकट्ठा कर लिया जाता है। प्लांट के अंदर इस वेस्ट से हर दिन 500 यूनिट बिजली बनती है और करीब 30 किलो बायोफ्यूल भी बनता है। इस बिजली से ही सब्जी मंडी में रोशनी होती है और जो बायोफ्यूल बनता है उससे मंडी की कैंटीन में खाना बनाया जाता है ना कमाल का प्रयास। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी ने कल बाबा कौम गांधी जी की बरसी के मौके पर उन्हें खराज पेश करते हुए उनके कत्ल के वाक़े को बयान किया। इस दौरान उन्होंने गांधी जी के कातिल कट्टर हिंदुत्ववादी नथुराम गोडसे को जहां आज़ाद भारत का सबसे पहला टेररिस्ट करार दिया, तो वहीं उन्होंने उस वक्त की कांग्रेस हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया कि अगर गांधी जी के कत्ल केस की तहकीकात सही तरीके से कराई जाती तो आज आरएसएस के कई बड़े लीडर जेल की सलाखों के पीछे होते। आज़ाद हिंदुस्तान का अगर कोई सबसे पहला टेररिस्ट था तो उसका नाम नाथूराम गोडसे था। और इसी नाथूराम गोडसे ने नारायण आप्टे के साथ और मुख्तलिफ अपने साथियों के साथ मिलकर, जिसमें कॉन्स्पिरेसी करने में सावरकर भी शामिल थे, इन सब ने साजिश करके
महात्मा गांधी का कत्ल किया, मजमे से चीरकर गांधी के सामने आया और गांधी के पैर पड़ा और फौरन अपने पास से एक पिस्टल निकालकर महात्मा गांधी के ऊपर 3 गोलियां बरसा दी और उसी दिन महात्मा गांधी का कत्ल हो गया। सावरकर के घर को जाकर गोडसे और आप्टे ने सावरकर से मुलाकात की और सावरकर ने नीचे आकर उनको छोड़कर कहा कि तुम जिस मकसद के लिए जा रहे हो तुमको उसमें कामयाबी मिलेगी। और गोडसे ने गांधी को क्यों मारा? क्योंकि गोडसे ये कहता था कि गांधी मुसलमानों की हिमायत करते हैं। गोडसे ने गांधी को इसलिए मारा क्योंकि गोडसे का और उसके साथियों का मानना यह था कि गांधी हिंदुओं के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट नहीं कर रहे, कि गोडसे ने गांधी को कत्ल करने से पहले अपनी खतना भी कराई थी। और नहीं ये सुनिए आप, ये इसलिए किया था कि गोडसे को यकीन था कि जब मजमे में मैं महात्मा गांधी पर गोलियां बरसाऊंगा और लोग मुझे टूट पड़ेंगे और मुझे मारेंगे, और जब मेरे जिस्म के कपड़े उतार कर देखा जाएगा तो हिंदुओं को यकीन हो जाएगा कि देखो एक मुसलमान ने गांधी का कत्ल कर दिया। आज भी सारी दुनिया जानती है कि अगर उस वक्त की कांग्रेस की हुकूमत सही गांधी के असैसिनेशन के कत्ल की इन्वेस्टिगेशन करती तो उसी वक्त बड़े बड़े संघ परिवार के लीडर जेल में रहते थे। मुल्क में मौजूदा हालात के पेश नज़र एक मीटिंग दिल्ली में मुनक़्क़द हुई जिसमें मुल्क भर की मारूफ खानक़ाहों और दरगाहों के सज्जादगान और नुमाइंदगान ने सूफ़ी इत्तेहाद मिल्लत तंजीम की बुनियाद रखी। इस तंजीम का मकसद कॉन्स्टिट्यूशन और क़ानून की हिफाजत खानक़ाहों और दरगाहों के ज़रिए खिदमत ख़ल्क़ बताया गया। इस मीटिंग में सुप्रीम कोर्ट के वकील महमूद पराचा ने भी शिरकत की। मौलाना हकीम सूफ़ी सैयद शाह मोहम्मद खैरुद्दीन क़ादरी, नबीर हज़रत सैयद नसीरुद्दीन शाह चिराग दक्कन व सदर ऑल इंडिया सूफ़ी उलमा कौंसिल ने तंजीम के क़याम के मक़ासिद बयान किए। बात हम बार बार कह रहे हैं कि हमारे देश भारत में 2 ही तरह के वाद हैं, एक अम्बेडकरवाद और एक मनुवाद। तो मैं सबसे पहले तो सूफ़ी इत्तेहाद मिल्लत तंजीम जो है उसको मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं कि वो संविधान को बचाने के लिए, जो कि देश के हर एक नागरिक का फर्ज है, धारा 51A में कि संविधान को बचाना और उसको मजबूत करना। तो सूफीज़म ने इस मुल्क में, ये लोग बहुत कहा जाता है कि इस्लाम जो भारत देश में कोई किसी बादशाह ने फैलाया, सिर्फ और सिर्फ सूफियों के जो कैरेक्टर थे, जो उनका प्यार था, मोहब्बत था, जिस वजह से इंसाफ और बराबरी का जो मैसेज इस्लाम का है वो दिया, जो हमारे संविधान भारत के में भी है। बराबरी और इंसाफ, यही बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हमारे आइन की रूह बनाई है। तो सूफी हजरात की मैं ये समझता हूँ सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, हमारे मुल्क में ही नहीं पूरे दुनिया में, आलम जो पूरा दुनिया है उसमें इंसाफ और बराबरी स्थापित करना सूफी हजरात की जिम्मेदारी सबसे बड़ी है। और मैं यहाँ स्पेशली इसलिए चल के आया हूँ कि ये लोग संविधान बचाने के लिए इतने खतरे मोल लेके, आज आप देख रहे हैं संविधान के लिए जो भी बात करेगा, आप सब लोग नीचे से ऊपर तक देख के आए हैं। ये जो आज मनुवादी मानसिकता हावी हो रही है हमारे पर, ये सिर्फ एक चीज से डरती है और चिढ़ती है, वो है भारत का संविधान। वो हम लोग इस देश के SC, ST, OBC और माइनॉरिटीज, जो हम सब अम्बेडकरवादी हैं, किसी भी हालत में किसी भी कीमत पे, चाहे हमें इसके लिए अपनी गर्दन तक देनी पड़े सबको। हिंदुस्तान की असल जो रूह रही है वो सूफीज़म है, और इस्लाम तमाम हिंदुस्तान में इंसानों को मसावी हुकूक सूफीज़म से हासिल किए हैं। एक सूफीज़म एक ऐसा तरीक़ा है जो इंसान को भाईचारगी का पैगाम देता है, एक दूसरे से मिलजुल कर रहने का दर्ज देता है, और इंसान की कदर करने का जो है ना सूफीज़म का ये अहम जो है ना रूल रहा है, जो हमारी हिंदुस्तान की रूह है। तेलंगाना के शहर आरमूर के नुमाइश ग्राउंड में कांग्रेस पार्टी की जानिब से राजीव गांधी रैतु भरोसा दीक्षा के उन्वान से एक प्रोग्राम मुनक़्क़द किया गया, जिसमें निज़ामाबाद ज़िला के बालकुंडा, आरमूर, जगतियाल, मेटपल्ली डिवीज़न से
हजारों की तादाद में किसानों ने हिस्सा लिया। इस प्रोग्राम में तेलंगाना कांग्रेस वर्किंग प्रेसिडेंट और एमपी मल्काजगिरी रेवंत रेड्डी ने मरकज की मोदी सरकार पर शदीद तनकीद की। उन्होंने कहा कि किसानों के मसाइल हल करने में मोदी सरकार नाकाम हो चुकी है। मुल्क भर में किसानों को मुश्किलात का सामना है। रेवंत रेड्डी ने निज़ाम शुगर फैक्ट्री समेत कई मुद्दों पर बात की। साथ ही उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस पार्टी किसानों की फलाह व बहबूद के लिए हमेशा काम करती आई है। अगर कांग्रेस पार्टी के खिलाफ गलत बयानबाजी की जाएगी तो खामोश नहीं बैठा जाएगा। రాష్ట్రం వచ్చిన తర్వాత నేషనల్ క్రైమ్ రికార్డ్ బ్యూరో లెక్కల ప్రకారం 6358 మంది రైతులు ప్రభుత్వ అధికారిక లెక్కలల్ల రైతులు చచ్చిపోయారు। ఇవాళ ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కేసీఆర్ ఎంత దద్దమ్మ చవట సోయలేనోడు అనే దానికి ఒక ఉదాహరణ చెప్తా। రైతు చచ్చిపోతానంట 6 లక్షలు ఇస్తాడంట, బతుకున్నప్పుడు పండించిన పంటకు మాత్రం గిట్టుబాటు ధర ఇయ్యడంట। ఎవడైనా బుద్ధిన్నోడు అన్నం తినేటోడు కడుపు కింద తినేటోడు పువ్వ తినేటోడు ఎవడైనా సస్తిచ్చేటోడు ఉంటాడే, బతుకున్నప్పుడు పండించిన పంటకు గిట్టుబాటు ధర ఇయ్యడంట। కానీ రైతు చచ్చిపోతే వాడి శవానికి 6 లక్షల రూపాయలు కడతాడంట। అంటే ప్రభుత్వ సాయం పొందాలంటే మన రైతాంగం సచ్చి శవాలు కావాలనా? ఇదా ప్రభుత్వ పథకం? ఇదేనా ప్రభుత్వ విధానం? ఈ నల్ల చట్టాలను వ్యతిరేకించి తెలంగాణ రైతాంగం పక్కన నిలబడతా అన్న కేసీఆర్ ఇవాళ మోడీ ఒడిలో కూర్చొని ఇక్కడి ప్రజల్ని ఇక్కడి రైతుల్ని దగా చేస్తుంటే ఆ సందర్భంలో భారతీయ జనతా పార్టీ దీన్ని భారతీయ జనతా పార్టీ అనే కంటే భారతీయ జూటా పార్టీ అంటే సరిగ్గా ఉంటుందేమో అని చెప్పి నేను అనుకుంటున్నాను। हैदराबाद के इलाके आसिफ नगर डिवीज़न के टीआरएस पार्टी के जिम्मेदार विद्यासागर की क़यादत में सदर वाल्मीकि मिथर समाज धर्मवीर सिंह ने होम मिनिस्टर तेलंगाना मोहम्मद महमूद अली की मौजूदगी में टीआरएस पार्टी ज्वाइन की। होम मिनिस्टर मोहम्मद महमूद अली ने 100 से ज़ायद बीजेपी से टीआरएस पार्टी में शामिल होने वालों को गुलाबी खंडवा पहनाकर पार्टी में उनका इस्तकबाल किया। तकरीब से खिताब करते हुए होम मिनिस्टर ने कहा कि टीआरएस में शमूलियत इख्तियार करने वाला कैडर पिछले 20 सालों से बीजेपी में सरगर्म था, लेकिन तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की फलाही व रफाही स्कीमात से मुतासर होकर इस कैडर ने टीआरएस में शमूलियत इख्तियार की। हासिल करना आसान काम नहीं था। तेलंगाना लेके आना वही लीडर लेकर आ सकता है जिसमें 56 इंच के सीने की जरूरत है, छाती की जरूरत नहीं है, 6 इंच के दिल की जरूरत है। वो दिल 6 इंच का है, वो केसीआर साहब के पास है। उतने दिल वाले लीडर हिंदुस्तान में कोई नहीं है। उन्होंने खासतौर से जो तेलंगाना स्टेट 1969 में दुनिया के लोग कुर्बानी दिए, मैं नहीं बन सका। और हमारे सीएम साहब ने 14 साल जद्दोजहद करते हुए तेलंगाना हासिल किया और तेलंगाना हासिल करने के बाद सारे लोगों के साथ इंसाफ किया। या किसी भी आदमी जितने डाइस पर है यकीनन हर कोई कमेटी के साथ सीएम साहब ने इंसाफ किया। नामपल्ली के रोजों से माजरत चाहता हूँ, 2-3 लोग कहे, बड़े बड़े बुजुर्ग लोग हमारे सियासी में खुद कहे पोस्टों के बारे में इंशाल्लाह आने वाले वक्त टाइम आएगा तो जरूर जितने लोगों को पोस्ट की जरूरत होगी जब भी सीएम साहब डिसाइड करेंगे हम कबूल करेंगे और हमारा मकसद हमारी पार्टी को आगे बढ़ाना है। भारत भर में पोलियो के खिलाफ मुहिम जारी है। आज 31 जनवरी हैदराबाद समेत पूरे मुल्क में 5 साल तक की उम्र के बच्चों को पोलियो ड्रॉप्स पिलाए गए। इस मुहिम में तेलंगाना के मिनिस्टर्स ने भी हिस्सा लिया। तफसील के लिए देखते हैं ये रिपोर्ट। रियासत और शहर हैदराबाद के मुख्तलिफ पोलियो मराकज़ पर रियासती वज़रा, अवामी नुमाइंदे व दीगर अहम शख्सियतों ने पल्स पोलियो मुहिम में शिरकत की और पोलियो ड्रॉप पिलाई। मुहिम का मकसद मुल्क से मर्ज पोलियो का इंसदाद है। इसी तर्ज पर मुनक़िदा एक तकरीब में रियासती वज़ीर चाइल्ड एंड वीमेन वेलफेयर मोहतरमा सत्यवती राठौड़ ने महबूबाबाद में वाक़ डिस्ट्रिक्ट एरिया हॉस्पिटल में पल्स पोलियो में शिरकत की और शीरखानों को पोलियो की खुराक पिलाई। बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि महबूबाबाद ज़िले में 46 पोलियो के मराकज़ का क़याम अमल में लाया गया है, जिनमें तकरीबन 75,000 बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई गई। उन्होंने कहा कि तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव के सुनहरी तेलंगाना के ख्वाब को सेहतमंद समाज के ज़रिए ही हासिल किया जा सकता है। अवामी सेहत के पस मंज़र में रियासती हुकूमत की जानिब से सरकारी दवाखानों को करोड़ों रुपयों और तमाम असरी सहूलियात, मशीनरी, जदीद तरीन आलात, टेक्नोलॉजी
और कारपोरेट तर्ज के इंफ्रास्ट्रक्चर और आला इक्विपमेंट से लैस किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत की जानिब से KCR किट, आरोग्य लक्ष्मी व दीगर स्कीमात चलाई जा रही हैं, जिसके तहत ज़चगी से कबल हामिला ख़वातीन को सेहत से मुताल्लिक़ मुख्तलिफ़ मसाइल से महफूज रखने के लिए मुफ्त चेकअप और तकरीबन 12,000 रुपये और डिलीवरी के बाद KCR किट दी जा रही है। इसके अलावा प्रेग्नेंट लेडीज़ को मज़ीद फ़वाइद के लिए भी वज़ीर आला गौर कर रहे हैं। इंचार्ज वज़ीर ग्रेटर हैदराबाद T श्रीनिवास यादव ने खैरताबाद के NBT नगर में वाक़ बस्ती दवाखाने के पोलियो मरकज़ पहुंचकर पोलियो की खुराक पिलाई और तकसीम व दीगर उमूर से मुताल्लिक़ इंतज़ामात का जायज़ा लिया। इस मौके पर उनके हमराह रुकन असम्बली दानम नागेंदर के अलावा दीगर भी मौजूद थे। మహబూబాద్ జిల్లాకు సంబంధించి సుమారు 75,000 మంది పిల్లలు ఉన్నట్టు గుర్తించారు. 46 సెంటర్ల ద్వారా వాళ్ళందరికీ కూడా సెంటర్స్కి వచ్చేవాళ్ళు లేకపోతే రాని వాళ్ళకు కూడా ఇంటింటికి అందరూ వేయించుకున్నారా లేదా అనేది సమగ్రంగా తెలుసుకొని వాళ్ళందరికీ కూడా ఈ పల్స్ పోలియో ఇవ్వటం జరుగుతుంది. గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో తెలంగాణ రాష్ట్రం బంగారు తెలంగాణ కావాలి అని అంటే పాడి పంటలే కాదు, అందరూ ఆరోగ్యంగా ఉండాలి. అందులో ఏ రోజైతే బిడ్డ జన్మిస్తుందో ఆ రోజు నుంచి ఆరోగ్యంగా ఉండాలని ఆలోచన చేస్తున్నాం. కానీ తెలంగాణ రాష్ట్రం ముఖ్యమంత్రి గారి నాయకత్వంలో తల్లి గర్భంలో పడ్డప్పటి నుంచి ఏ విధంగా ఆరోగ్యంగా ఉండాలి అని ఎక్కడ లేని విధంగా ఈ రాష్ట్రంలోనే ఆరోగ్య లక్ష్మి కార్యక్రమాన్ని ప్రవేశపెట్టి ఒక తల్లిదండ్రులు ఒక గర్భిణీ బిడ్డ ఏ విధంగా తినాలి, ఏ విధంగా చూసుకోవాలని వాళ్ళను జాగ్రత్తలు తీసుకుంటారో ఆ రకంగా ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వాళ్ళ అన్ని రకాల జాగ్రత్తలు తీసుకుంటుంది. కడుపు నిండా భోజనం పెట్టడంతో పాటు 6 నెలల గర్భవతిగా ఉన్నప్పటి నుంచి 3 నెలల బాలింత వరకు తను పనులకి వెళ్ళొద్దు, కష్టపడి పని చేయొద్దు. కష్టపడటం ద్వారా తల్లికి లోపల ఉండే బిడ్డకు అది ప్రమాదం అని తెలిసి వాళ్ళకు 12,000 రూపాయలు KCR కిట్ ద్వారా ఒక పాపాయి పుడితే వాళ్ళ తాతలు అమ్మమ్మలు నానమ్మలు ఏ విధంగా ఒక గిఫ్ట్ని ఇస్తారో తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం KCR కిట్ రూపంలో ఆడపిల్ల పుడితే అదనంగా 1000 కలిపి 13,000 రూపాయలు అలాగే KCR టీచి అన్నీ కూడా బ్రాండెడ్ ఐటమ్స్తో ఇవ్వడం అనేది చాలా సంతోషం. तेलंगाना के शहर बोधन में 3 दिनों के पल्स पोलियो प्रोग्राम की शुरुआत हुई। ज़िले सरकारी दवाखाना, विनय बस स्टैंड, रिकासपेट प्राइमरी हेल्थ सेंटर के अलावा दीगर सेंटर्स पर भी पोलियो ड्रॉप्स पिलाने का अहतमाम किया गया। सुपरिंटेंडेंट हॉस्पिटल अन्नपूर्णा ने आवाम से अपने 5 साल से कम उम्र के बच्चों को पोलियो डोज देने की अपील की। सदर नशीन बल्दिया तिमू पद्मा शरत रेड्डी ने भी दवाखाना पहुंचकर हालात का जायजा लिया और अपने हाथों से बच्चों को पोलियो ड्रॉप्स पिलाए। हिमाचल प्रदेश के गवर्नर और तेलंगाना बीजेपी के सीनियर लीडर बंडारू दत्तात्रेय ने आज तेलंगाना से आने वाले 3 अफराद कनका राजू, लेफ्टिनेंट जनरल कृष्णा मोहन और शहीद कर्नल संतोष बाबू की अहलिया से मुलाकात करते हुए उन्हें दिए गए अवार्ड्स पर तहनीत पेश की। गवर्नर हिमाचल प्रदेश बंडारू दत्तात्रेय ने तेलंगाना के अजीम कौमी अवार्ड याफ्तागान के लिए राजभवन के गेस्ट हाउस में मुनक़िदा तहनीती तकरीब में शिरकत की। तकरीब में गुस्सडी डांस मास्टर, पद्मश्री अवार्ड याफ्ता कनका राजू, विशिष्ट सेवा अवार्ड याफ्ता लेफ्टिनेंट जनरल कृष्णा मोहन, इंडो चाइना बॉर्डर पर शहीद हुए आजहानी कोलोनल संतोष बाबू, महावीर चक्र याफ्ता की अहलिया डिप्टी कलेक्टर श्रीमती संतोषी की शालपोशी व गुलपोशी और मोमेंटो से नवाजा गया। इस मौके पर गवर्नर हिमाचल प्रदेश बंडारू दत्तात्रेय ने तमाम अवार्ड पाने वालों को मुबारकबाद देते हुए उनकी खिदमत और कारनामों की सताइश की। बादशाह उन्होंने अपने खिताब में मरकजी हुकूमत से इजहार तशक्कुर किया। इस दौरान उन्होंने अपने खिताब में मज़ीद तफसीलात बताईं। बुलेटिन में वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा।